नमस्कार दोस्तों, मैं आज 4 मार्च 2026 का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न बीपीएससी, बीएसएससी, एईडीओ, बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है, ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि करंट अफ़ेयर का वेटेज हर एक एग्ज़ाम में अधिक होने लगा है और इसी कारण से आप लोग ये पूरा वीडियो को देखिए और यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट है कि एग्ज़ाम में आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। एक्सप्लेनेशन है, भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह एक ऐतिहासिक समझौता है। मार्च 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, कौन है कनाडा का प्रधानमंत्री? मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत कनाडा भारत के असंय परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की निर्बाधता आपूर्ति करेगा। भारत और कनाडा ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। कहाँ तक? 50 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है 2030 तक। बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में अक्सर द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य और परमाणु समझौते से जुड़े देशों के नाम पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये किस देश के साथ है हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कनाडा के साथ है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दूसरा, हाल ही में किस देश ने ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकाने पर मिसाइल टोमाहवक क्रूज मिसाइल से सटीक हमले किए हैं? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए ने हमला किया है। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ यह सैन्य कार्रवाई की है। टॉम हॉक एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे मुख्य रूप से अमेरिकी नौसेना द्वारा जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से मिसाइल का प्रकार क्रूज बनाम बैलिस्टिक और भौगोलिक स्थान जैसे होममुर्ज जल डमरू मध्य का विवाद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मार्च 2026 में 11वें रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गांधीनगर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का, ये आंसर हो जाएगा दिल्ली में किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स और भू अर्थशास्त्र जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसे ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ORF तथा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का संस्करण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बहुपक्षवाद के भविष्य पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है हम लोग का 4था नंबर, राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण कार्यक्रम कहाँ शुभारंभ हाल ही में किस राज्य में से किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। कहाँ किया गया है? राजस्थान। करेक्ट आंसर राजस्थान है। विस्तृत व्याख्या है, प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। कहाँ से शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री ने शुरू किया है राजस्थान के अजमेर से। HPV वैक्सीन मुख्य रूप से महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए दी जाती है। किसके लिए? सर्वाइकल जो कैंसर है महिला में, उसके रोकने के लिए दी जाती है। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। ये महिला में आजकल ज़्यादा पाया जाता है, महिला को ज़्यादा हो रहा है। विज्ञान और जन स्वास्थ्य के टॉपिक्स के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बीपीएससी और बीपीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न 5, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में
चर्चा का विषय बना। डीपीडीपी एक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन डी है घरेलू हिंसा रोकथाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। डीपीडीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम भारत में नागरिकों के डेटा गोपनीयता, डाटा प्राइवेसी और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इसके कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यह सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार पुट्टास्वामी मामला से जुड़ा हुआ है, जो इसे पॉलिटिक्स के सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ $75 बिलियन के मुद्रा स्वैप करेंसी स्वैप समझौता का नवीनीकरण किया है? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी, जापान के साथ किया है। करेक्ट आंसर सी है। आरबीआई ने बैंक ऑफ जापान के साथ इस समझौते को रिन्यू किया है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य अल्पकालीन तरलता लिक्विडिटी की समस्या को हल करना है और भुगतान संतुलन बीओपी के संकट के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार को अस्थिर करना है। अगला प्रश्न है, यह भारतीय रुपये की विनिमय दर को अस्थिरता प्रदान करता है। क्या करता है? अस्थिरता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, हालिया आंकड़ों के अनुसार ईपीएफओ ने वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ऑप्शन ए है 8.15%, ऑप्शन बी है 8.25%, ऑप्शन सी है 8.50%, ऑप्शन डी है 7.90%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का बी, 8.25%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने नौकरी पेशा लोगों के लिए ब्याज दर 8.25% तय की है। यह निर्माण सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? सीबीटी के द्वारा, सीबीटी द्वारा। अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में यह दर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के प्रभाव को कम करने और बचत को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन ए है संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी है दीपक गुप्ता, ऑप्शन सी है मनोज जैन, ऑप्शन डी है श्रीकांत माधव वैद्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दीपक गुप्ता। किसने पदभार संभाले? दीपक गुप्ता सीएमडी के रूप में पदभार संभाले हैं। दीपक गुप्ता ने गेल इंडिया के नए सीएमडी का पदभार संभाला है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी है। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी है और यह एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पीएसयू है। महारत्न कंपनियों और उनके प्रमुख से संबंधित प्रश्न अक्सर बीपीएससी और दरोगा जैसी परीक्षाओं में से सीधे ऑनलाइनर में पूछे जाते हैं, इसीलिए बीपीएससी और दरोगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, भारत का पहला डाक स्काई पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का तमिलनाडु। डार्क स्काई पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है तमिलनाडु में। प्रकाश प्रदूषण लाइट पोल्यूशन को कम करने और खगोल विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो लाइट पोल्यूशन को कम करने में और एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इससे पहले लद्दाख के हानले में डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया था। इससे पहले कहाँ था? तो ये लद्दाख के हानले में डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया था, लेकिन यह पहला डार्क स्काई पार्क है। यह भी तमिलनाडु का है पहला। यह पर्यावरण और पारिस्थितिक इकोलॉजी के लिए एक अभिनव कदम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नीति आयोग ने भारत में सतत विकास लक्ष्य SDG को तेजी से प्राप्त करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है JICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ऑप्शन सी है एशियाई विकास बैंक ADB, ऑप्शन डी है UNDP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक।
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग और JICA के बीच यह साझेदारी मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक 17 SDG को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 17। यह प्रश्न योजना और विकास खंड के लिए बहुत प्रासंगिक है, इसीलिए BPSC में खास के पूछा जाता है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर ने 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक के विकास के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है CDEC, ऑप्शन सी है दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, ऑप्शन डी है रिलायंस जियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र। किसके साथ समझौता किया है? दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र। अगला इसका एक्सप्लेनेशन है, यह समझौता भारत को 6G तकनीक में वैश्विक लीडर बनाने के भारत 6G विजन के तहत किया गया है। TEC दूरसंचार विभाग DOT के अधीन एक नोडल एजेंसी है। यह समझौता अनुसंधान मानकीकरण और AI संचालित नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन पर केंद्रित होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर टीम कौन सी बन गई? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी है इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम, ऑप्शन सी है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का भारतीय महिला क्रिकेट टीम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लॉरेंस अवार्ड को खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। ये खेलों का ऑस्कर है। हरमनप्रीत कौर अभी अपने इंडियन टीम का कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। वर्ल्ड कप जीता है। यह खेल जगत में सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार में से एक है। टीम के लगातार बेहतरीन प्रदर्शन और वैश्विक प्रभाव के कारण उन्हें यह नामांकन मिला। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ICC महिला वनडे रैंकिंग मार्च 2026 तक में 790 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सी भारतीय बल्लेबाज है? ऑप्शन ए है मिताली राज, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है स्मृति मंदना, ऑप्शन डी है जेमिमा रॉड्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदना। 13 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्मृति मंदना अपनी शानदार फॉर्म के चलते वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है। खेल परिदृश्य, स्पोर्ट करंट अफेयर में रैंकिंग और हालिया उपलब्धियों से जुड़े प्रश्न बहुत आम है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, जनजातीय कला और संगीत को बढ़ावा देने के लिए लिविंग रूट्स फेस्टिवल LRF का आयोजन किस शहर में किया गया है? ए शिलोंग, बी रायपुर, सी नई दिल्ली, डी रांची। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का सी, नई दिल्ली में किया गया है। यह फेस्टिवल नई दिल्ली के बीकानेर हाउस और इंडिया गेट पर आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? बीकानेर हाउस और इंडिया गेट के पास पर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों को जनजातीय संस्कृति, उनके हस्तशिल्प और पारंपरिक संगीत को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। लिविंग रूट्स मुख्य रूप से मेघालय के जीवित जल पुलों से प्रेरित एक थीम है। मेघालय के जीवित जल पुलों से प्रेरित एक थीम है, ये याद रखिएगा। प्रश्न 15, हाल ही में किस राज्य ने अपनी GI टैग वाली विशेष अदरक की पहली खेप का निर्यात लंदन को किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम। असम ने पहला खेप लंदन को भेजा है। लंदन में अदरक को GI टैग मिला है। असम के कार्बी अंगालो जिले के अदरक अपने तीखेपन और कम फाइबर के लिए जानी जाती है, जिसे पहले ही भौगोलिक संकेत GI टैग मिल चुका है। इसका लंदन को निर्यात होना भारत के कृषि निर्यात और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी सफलता है। क्या है? एक बड़ी सफलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16, इसरो ने हाल ही में अपने किस महत्वाकांक्षी मिशन के तहत ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्र का अंतिम अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शन ए है चंद्रयान 4, ऑप्शन बी है मंगलयान 2, ऑप्शन सी है गगनयान, ऑप्शन डी है शुक्रयान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गगनयान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गगनयान। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। अंतरिक्ष यात्रियों जिन्होंने गगन नॉट्स कहा जाता है
को भेजने से पहले इसरो ने व्योममित्र नामक एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा है। इसका मुख्य उद्देश्य माइक्रोग्रेविटी में मानवीय शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का डेटा एकत्र करना और कैप्सूल के जीवन रक्षा प्रणालियों लाइफ सपोर्ट सिस्टम का परीक्षण करना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 2026 संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, ऑप्शन सी है ओकिनावा द्वीप जापान, ऑप्शन डी है उमरदोई मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। धर्म गार्जियन भारत और जापान की सेनाओं के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। धर्म गार्जियन जो है जापान और भारत के बीच एक वार्षिक मतलब एक ईयर में एक बार अभ्यास होता है जो है धर्म गार्जियन। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामरिक और समरिक सहयोग बढ़ाना है, विशेष रूप से अर्ध शहरी और शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए। राजस्थान के रेतीले और शुष्क वातावरण में यह अभ्यास भारतीय सेना की युद्धक क्षमता को प्रदर्शित करता है। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित और पूरी तरह से स्वायत्त फाइटर जेट का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी वायुसेना यूएसएएफ और रक्षा अनुसंधान एजेंसी डीएआरपीए ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा नियंत्रित लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है। यह विमान बिना किसी मानव पायलट के हवा से हवा में युद्ध करने में सक्षम है। यह सैन्य उड्डयन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है जो भविष्य के युद्धों की रूपरेखा बदल सकता है। ये हवा से हवा में युद्ध करने वाला है, हवा से हवा में युद्ध करने वाला। 19 नंबर प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 82वां, ऑप्शन सी है 85वां, ऑप्शन डी है 88वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 82 स्थान पर है भारतीय पासपोर्ट। अगला देखते हैं इसका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह दर्शाता है कि किस देश के नागरिक बिना पूर्व वीजा के कितने गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं। 2026 की रैंकिंग में भारत 82वें स्थान पर है, जिसके नागरिक 60 से अधिक देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। इस सूची में आमतौर पर जापान, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देश शीर्ष पर रहते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने किस अनुच्छेद के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा डीप फेक और निजता के उल्लंघन को मौलिक अधिकारों का सीधा हनन माना है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 21 हो जाएगा। के.एस. पुट्टास्वामी फैसले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निजता प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। एक अनुच्छेद 21 के तहत घोषित किया गया था 2017 में पुट्टास्वामी फैसले में। अब अदालत ने स्पष्ट किया है कि एआई या डीप फेक तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति की डिजिटल पहचान और छवि से छेड़छाड़ करना सीधे तौर पर गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार राइट टू लिव विथ डिग्निटी का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2026 तक कितने करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है? ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 1.5 करोड़, ऑप्शन सी है 2 करोड़, ऑप्शन डी है 50 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 करोड़। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस योजना की घोषणा फरवरी 2024 में की गई थी। रूफटॉप सोलर की घोषणा फरवरी 2024 में की गई थी, फरवरी 2024 में, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना था। कितना यूनिट? 300 यूनिट। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना था। इसके लिए केंद्र सरकार भारी सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना भारत के नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरातात्विक खुदाई के दौरान कुषाणकालीन बस्तियों और सिक्कों के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है बांका, ऑप्शन डी है पश्चिमी चंपारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांका में मिला है। कहाँ मिला है? बांका में। बांका जिले में चांदन नदी घाट के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा की गई खुदाई में कुषाण काल लगभग पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी कुषाण काल की ईंटों की संरचना, मिट्टी के बर्तन और तांबे के सिक्के मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? ईंटों का संरचना मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग का हिस्सा था। प्राचीन भारतीय इतिहास और बिहार के संदर्भ में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज है। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का 2026 से 27 का हालिया आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में पेश किया गया। इसके अनुसार राज्य की विकास दर GSDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन ए है 9.8%, ऑप्शन बी है 10.6%, ऑप्शन सी है 11.2%, ऑप्शन डी है 12.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10.6%। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बिहार लगातार भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में अपनी जगह बनाए हैं। 10.6% की विकास दर मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, निर्माण, कंस्ट्रक्शन और कृषि एवं संबंध क्षेत्र में हुए सुधारों के कारण संचालित है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षाओं के अर्थशास्त्र खंड के लिए अनिवार्य होते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, बिहार के किस प्रसिद्ध लोक कला नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटांजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में प्रस्ताव भेजा है? ऑप्शन ए है जट जटिन, ऑप्शन बी है लौंडा नाच, ऑप्शन सी है झिझिया, ऑप्शन डी है डोमकच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झिझिया। झिझिया के लिए प्रस्ताव भेजा है। झिझिया बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की स्तुति में किया जाता है। इसमें महिला सिर पर छिद्रयुक्त घड़ा जिसमें दीपक जलता रहता है रखकर नृत्य करती है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने से इस लोक कला को वैश्विक पहचान और संरक्षण मिलेगा। यूनेस्को के लिए प्रस्ताव भेजा है शामिल करने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 का ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर है डी। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और एक नए सदस्य देश दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है। इसकी अध्यक्षता इसके नाम के अक्षरों BRICS के क्रम में रोटेट होती है। 2026 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा, जहां ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्था और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार पर चर्चा मुख्य एजेंडा है। क्या है मुख्य एजेंडा? मुद्राओं और व्यापार पर चर्चा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बायोफ्यूल एयरलाइंस में GBA में आधिकारिक तौर पर शामिल होने वाला हालिया 25वां देश कौन सा बना? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है इटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का बी, स्पेन। स्पेन हाल ही में 25वां देश बना है। ग्लोबल बायोफ्यूल एयरलाइंस की शुरुआत भारत ने G20 अध्यक्षता 2023 के दौरान की थी। कब की थी? जब G20 का अध्यक्षता भारत ने की थी 2023 में, उसी टाइम किया गया था। इसका उद्देश्य पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल और बायोगैस जैसे जैव ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। स्पेन का इसमें शामिल होना यूरोप में इसके विस्तार को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध आर्द्रभूमि वेटलैंड को परिस्थिति सुधार के बाद मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर निकालने की आधिकारिक सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, उड़ीसा, ऑप्शन बी है बुलर झील, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है लोकटक झील, मणिपुर, ऑप्शन डी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का लोकटक झील, मणिपुर। मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सम्मेलन के तहत उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जिनका पारिस्थितिक स्वरूप मानवीय हस्तक्षेप या प्रदूषण के कारण खतरे में है। लोकटक झील, जहां दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय
उद्यान है लोकटक झील में। संरक्षण में के सफल प्रयासों के बाद इसे इस खतरों वाली सूची से हटाने की सिफारिश की गई है। चिल्का झील को 2002 में ही इस रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया था। चिल्का झील को 2002 में इस रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया था। अगला नंबर प्रश्न है 28 नंबर, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है वैंकूवर कनाडा, ऑप्शन सी है मिलानो कोर्टिना इटली, ऑप्शन डी है प्योंगचांग दक्षिण कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का सी, मिलानो कोर्टिना इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्तृत व्याख्या, 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फरवरी 2026 में इटली के मिलानो और कोर्टिना डी एम्पेजो शहर में संयुक्त रूप से किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं के आगामी आयोजन स्थलों से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं के एक बेहद लोकप्रिय विषय है, इसीलिए ये जरूरी इंपोर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्षा के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है विजया किशोर रहाटकर, ऑप्शन बी है रेखा शर्मा, ऑप्शन सी है सुजाता चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है स्वाति मालीवाल। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ए, विजय किशोर रहाटकर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विस्तृत व्याख्या, विजय किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रेखा शर्मा का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, किसके हटने के बाद हुआ? तो रेखा शर्मा के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। NCW एक वैधानिक निकाय स्टेट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला अधिनियम के तहत की गई थी, 1990 के तहत की गई थी। इसका मुख्य कार्य महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के लिए किस भारतीय लेखिका की पुस्तक को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? ऑप्शन ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है अमिताभ घोष, ऑप्शन सी है पेरुमल मुरुगन, ऑप्शन डी है गीतांजलि श्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का सी, पेरुमल मुरुगन। प्रसिद्ध तमिल लेखक, कहाँ का है? तमिल का है। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन की एक अनुदित कृति को इस वैश्विक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुदित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाली सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। इससे पहले 2022 में गीतांजलि श्री को उनके हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए पुरस्कार मिला था। इससे पहले गीतांजलि श्री को 2022 में मिला था हिंदी उपन्यास समाधि के लिए। आप लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी डाउट क्वेश्चन में या एग्जाम से रिलेटेड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।